Hello everyone, this is our first class of sociology crash course. टोटल हम लोग क्रैश कोर्स में 30 लेक्चर्स लेने वाले हैं. 2 hour क्लास फॉर ईच सेशन. आज फर्स्ट क्लास है तो मैं इसे 2 पार्ट मिलाऊंगा, 1-1 घंटे का. आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले 2-4 चीज़ें देख लेते हैं कि इस क्रैश कोर्स में हम कैसे जाने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें ये टारगेट करना है कि हमारा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छा हो. क्योंकि ऑप्शनल में वी कैन नॉट मेक एरर इन डेफिनेशन, या फिर किसी कॉन्सेप्ट को गलत समझ के अगर हम आंसर लिखेंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा. जीएस में 1-2 पॉइंट्स इधर उधर हो चल जाता है, लेकिन ऑप्शनल में ऐसा नहीं है. क्योंकि आपने उसका मीनिंग ही अगर ठीक से नहीं समझा है तो आपका आंसर अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा. तो इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग इज़ ईजी लैंग्वेज. मैं पढ़ाते टाइम भी इस बात का ध्यान रखूँगा कि मुझे आसान से आसान शब्दों में आप लोग को समझा देना है, और आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसे सिंप्लीफाइड वर्जन में समझो और वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है. अक्सर लोग ऑप्शनल आंसर राइटिंग में क्या करते हैं कि वो टेक्निकल लिखने लगते हैं, जिससे कि आंसर उल्टा एब्सर्ड हो जाता है. वहाँ पे मार्क्स हमें इस बात का मिलेगा कि हमने क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको एड्रेस किया है कि नहीं. हमें ये नहीं दिखाना है कि हम कितना अच्छा इंग्लिश लिख सकते हैं. वो ऐसे में किया जाता है. ऐसे में आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो तो यू विल फेच मोर मार्क्स. बट ऑप्शनल हो या जीएस हो, यहाँ पे बस जो कोर है, जो डिमांड है क्वेश्चन का, उसको एड्रेस करना है. सो वी विल लर्न दैट इन दिस सेशन. थर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, कंटेंट मिनिमाइजेशन. लोगों के पास इतना ज़्यादा कंटेंट है कि अब उसमें से वो शॉर्ट नोट ही नहीं बना पाते हैं. आंसर लिखने जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि उनके पास पॉइंट्स नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा पॉइंट्स है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिखे, कौन सा नहीं लिखे, आंसर का फ्लो कैसे होना चाहिए. तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, जो टाइम है वो भी लिमिटेड है. इस सिचुएशन में अगर हमें अच्छा आंसर लिखना है तो हमारे सोर्सेज, उसको भी हमें लिमिट करना ही पड़ेगा. जब तक हमारा सोर्सेज जितना ज़्यादा स्कैटर रहेगा तब तक हम एक अच्छा आंसर लिख ही नहीं सकते. मैं एक छोटा सा डायग्राम से आपको एक चीज़ बताता हूँ. सपोज ये सर्कल है. दिस इज हाउ मच यू स्टडी. ये वो जो आप नोट्स बनाते हैं, ये जो आप समझते हैं, ये जो याद रहता है, और ये जो आप आंसर लिखते हैं, और ये आपके मार्क्स आते हैं.
जब आप पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, नोट्स उससे कम बनाना है, अंडरस्टैंड करते करते वो और भी कम हो जाएगा, याद उससे कम रहेगा, आंसर उससे कम लिखना है, और मार्क्स तो ऑफकोर्स उससे कम आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते इतना है, फिर उसको नोट्स बनाते हैं इकट्ठा करके, एक बुक तैयार कर लेते हैं, फिर इतना ज़्यादा समझना चाहते हैं, फिर इतना याद रखना चाहते हैं, इतना आंसर लिखते हैं, और ये नहीं हो पाता है। आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए परेशान है कि उनके पास इतना ज़्यादा है कि वो कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ में आता है। तो हम ये क्रैश कोर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कितना जानना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है। क्योंकि मार्केट में फोमो क्रिएट किया जाता है कि अगर आपको इतने स्कॉलर्स नहीं पता तो आपको मार्क्स नहीं आ सकते, हर एक के लिए इतना वर्ड्स तो होना ही चाहिए आंसर तैयार, नहीं तो कैसे लिखेंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप टॉपर की नोटबुक देखो तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हुए जो स्कॉलर्स एक दो या कोई तो लिखते भी नहीं है, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स आए। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने हर टॉपिक पे एकदम उनके पास 200 वर्ड में नोट्स था ही, क्योंकि सोशोलॉजी में एक फ़ायदा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको उसका स्पेसिफिक नोट्स होना चाहिए। जब आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे और वो एक दूसरे से इंटरलिंक होने लगते हैं, तो उसके बाद आप खुद का आंसर तैयार कर सकते हैं। तो सोशोलॉजी का चैलेंज भी यही है और उसका फ़ायदा भी ये है। चैलेंज क्या है कि इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है। एक क्वेश्चन के 2 3 4 अच्छे अच्छे आंसर हो सकते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप वो आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं। बट इसका यही फ़ायदा भी है कि आप जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप क्रिएटिव हो सकते हैं। अब दरखाइम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, गुरिये, इन सब के पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं एक आंसर जनरेट करने के लिए, अगर कोई भी करंट अफेयर पे क्वेश्चन आता है। बट वो समय के साथ डेवलप होगा। तो इस क्रैश कोर्स में हमें वो टारगेट करना है कि हम कोई भी टॉपिक्स को डिस्क्रीट मैनर में नहीं पढ़े, हमें चीज़ों को इंटरलिंक करना है। आपको मैं नोट्स दिखा देता हूँ जो सरोलॉजी भेज चुके हैं। तो आप लोग आज से क्या करना है कि लेक्चर सुना 2 घंटे का ध्यान से, और मैं उसमें बेसिक चीज़ें एड्रेस कर दूंगा, लेकिन मैं उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये फाउंडेशन कोर्स बन जाए। लेक्चर देखा आपने, ये नोट्स लिया, इसको पढ़ा, आपको कहीं कहीं लगा कि कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एग्जांपल ऐड करेगा, थ्योरी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे जितना दिया हूँ उससे ज़्यादा आंसर लिखा ही नहीं जा सकता है। आप ट्राई करिए कि आप क्वेश्चन लीजिए कि सोशोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, और इस पॉइंट से लिखने का ट्राई करिए। यू विल नो कि ये भी बहुत ज़्यादा है, बट इतना मैं दिया हूँ कि कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, तो जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन पे, तो आपको वहाँ पे कंटेंट काम आ जाएगा। तो आज का हमारा पहला यूनिट का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें ये समझना है कि सोशियोलॉजी जो है वो यूरोप में क्यों इमर्ज हुआ।
यूरोप का जो सोशल कंडीशन है वो कैसा था, और वहाँ पे कौन कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ जिसकी वजह से हमें एक सोशल चेंज देखने को मिलता है। इस सोशल चेंज को मॉडर्निटी कहते हैं। और फाइनली जाके सोशोलॉजी आता है। इस स्टोरी को अगर हमें समझना है तो हमें जानना पड़ेगा कि जो मेडिवल यूरोप है वो कैसा था। हम जब मेडिवल यूरोप की बात करते हैं तो उसका जो अर्ली फेज था उसे हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि इट वाज अ डार्क एज। डार्क एज कहने का क्या मतलब हुआ कि उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मैजिक में, रिलीजन में, इन सब में उनका ब्लाइंड बिलीफ था। वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते थे। एक बार चर्च ने जो कह दिया सो कह दिया, वो उनके लिए फाइनल वर्ड था। दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स। एक और चीज़ हम कहते हैं डार्क एज को, गॉड सेंट्रिक वर्ल्ड। गॉड सेंट्रिक वर्ल्ड इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उस समय के अगर हम म्यूज़िक का बात करें या लिटरेचर का या फिर पेंटिंग या आर्किटेक्चर का, हर जगह ना हमें एक रिलीजियस थीम दिखेगा। रिलीजियस थीम डोमिनेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। गाना भी भगवान के लिए, लिटरेचर लिखा जा रहा है वो भी गॉड के लिए, पेंटिंग भी भगवान के लिए, जो भी आर्किटेक्चर है वो चर्चेस वगैरह बनाए जाते थे। इट मीन्स कि जो ह्यूमंस थे दे वर मिसिंग। उनका फोकस ही नहीं था, वो लोग अपने बारे में बात ही नहीं करते थे। और जब अपने बारे में बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लॉजिक तो हो ही नहीं सकता है। That's why this phase was known as dark age. लेकिन अराउंड 12th-13th सेंचुरी एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ जिसको हम लोग रिनेसा कहते हैं। अब रिनेसा से क्या हुआ कि इसने रिवाइव कर दिया क्या, दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। पहली बार डार्क एज के बाद लोग एक दूसरे के बारे में बात करने लगे, इंडिविजुअलिज्म आ गया। लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया, मुझे यहाँ पे क्या करना है। अब उनका जो फोकस था वो आफ्टर वर्ल्ड नहीं था कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। अब उनका फोकस है कि अब यहाँ पे जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें क्या करना है। इसका एग्जाम्पल है मोनालिसा पेंटिंग, सबसे फेमस है। डा विंसी ने पेंटिंग बनाई और ये एक ह्यूमन का पेंटिंग था। अब गॉड की पेंटिंग नहीं बनाई जा रही है, अब एक ह्यूमन की पेंटिंग बनाई जा रही है।
और डाविंसी ने पेंटिंग बनाने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी को भी स्टडी किया था, यानी कि वो रीजनिंग को एम्फसाइज कर रहा है। अब लोग सोच रहे हैं, अब लोग कुछ भी जो मन में आया वो नहीं कर रहे कि आज उनको जैसे बताया गया है, कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो कॉन्शियसनेस है वो जाग गया है। हमें लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हैमलेट बाय शेक्सपियर। इसमें शेक्सपियर ने एथिकल जो डिलेमा है उसको फोकस किया है। जो इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के, उसके बारे में बात की है। यानी कि हमारा शिफ्ट हो गया, शिफ्ट कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम गॉड सेंट्रिक वर्ल्ड टू ह्यूमन सेंट्रिक वर्ल्ड। तो रेनेसा का जो आउटकम है वो क्या रहा? एक तो ये कि हम लॉजिक यूज़ करने लगे, चीज़ों के पीछे जो रीजनिंग है वहाँ पे ध्यान देने लगे। अब इससे क्या हुआ कि हमने लॉजिक को अप्लाई किया नेचुरल वर्ल्ड में। नेचुरल वर्ल्ड में जब हमने लॉजिक अप्लाई किया तो पहले क्या होता था कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो, जैसे कि बारिश होती है, तो उसके लिए हमारे पास रिलीजियस एक्सप्लेनेशन था कि भगवान जब चाहे तब बारिश करते, या हम उनके प्रे करते तो बारिश करते हमारे लिए। बट अब ऐसा नहीं है, अब हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म का मतलब ये होता है कि जब हम डेटा अपने सेंसेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों से नहीं चलते, खुद जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे सेंसेस से, उसके बेसिस पे हम हमारी बातें रखते हैं। तो जब हमने नेचुरल वर्ल्ड में लॉजिक एंड रीजनिंग लगाया तो उससे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल, चर्च का ये मानना था कि अर्थ सेंटर में है और सन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, जिसको कि वो लोग कहते थे जियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन कोपरनिकस ने उनके इस एक्सप्लेनेशन को चैलेंज किया और उसने बोला कि जो सन है वो सेंटर में और जो प्लैनेट्स है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जिसको कि उसने नाम दिया हेलियोसेंट्रिक मॉडल। चर्च और कोपरनिकस के एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस था? चर्च जब बोल रहा था जियोसेंट्रिक मॉडल तो वो जो स्क्रिप्चर्स की बातें हैं या फिर जो थियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो बता रहा था।
लेकिन कॉपरनिकस ने ऑब्ज़र्व किया कि उस टाइम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट थे उसके पास, कि प्लैनेट्स के जो पोजीशन है उस हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्थ सेंटर में हो, अगर सन सेंटर में हो तभी ये पॉसिबिलिटी। यानी कि वो रीजनिंग को यूज़ कर रहा है अपनी बात रखने के लिए। बाद में जब गैलीलियो गैलीली ने जब टेलीस्कोप डिस्कवर किया तो उसने कंफर्म किया कि कॉपरनिकस वाज राइट। तो उसने देख के कंफर्म किया, सो दैट इज़ एम्पेरिसिज्म, यूजिंग सेंसेस टू कलेक्ट डेटा। पर जो इंसानों ने जो यूज़ करना स्टार्ट किया लॉजिक और रीजनिंग को, उसने उसको सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड तक नहीं रखा लिमिट, दे स्टार्टेड यूजिंग इट इन द सोशल एरिना एज वेल। तो जब हमने लॉजिक एंड रीजनिंग सोशल एरिना में यूज़ किया, उससे एनलाइटनमेंट एरा आया। एनलाइटनमेंट एरा के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना अपना रीजनिंग दिया कि जो गवर्नमेंट है उसका बेस्ट फॉर्म कौन सा है, किस तरह से लोगों को रूल करना चाहिए, जो रूल कर रहा है उसका क्या क्या ड्यूटी है। लोगों के राइट्स के बारे में उन्होंने बताया। फॉर एग्जाम्पल जॉन लॉकी है, ही टॉक्ड अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा था कि जो लोग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ पावर गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं ताकि गवर्नमेंट उसके बदले उनका जो नेचुरल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करे। यानी कि यहाँ पे वो बता रहा है कि एक गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी है। उसी तरह से रूसो है, वो जनरल विल की बात करता है। He was of the view that how would we give legitimacy to the rule? The people have the exclusive right to give legitimacy to the rule. जब तक कि किसी के पास मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का सपोर्ट नहीं है, he cannot rule over you. बट ऐसा था नहीं पहले तो मोनार्की सिस्टम चलता था। इस बारे में मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में थोड़ा अच्छे से बात करूँगा। नेक्स्ट जो एनलाइटनमेंट एरा के स्कॉलर्स हैं, वोल्टेयर। ये फ्री स्पीच की बात करते हैं। इनका ये मानना है कि अगर किसी को बोलने से रोका जाए, जैसे कि पहले कोई कुछ भी बोल देता था चर्च के खिलाफ तो उस पर ब्लास्फेमी का चार्जेस लग जाता था, उनको मार दिया जाता था। इसका ये मानना है कि जब तक किसी का बोलने की आज़ादी ही नहीं होगी तब तक हम कभी भी जो अनजस्ट है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, और आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उसको ठीक नहीं कर सकते। डेट्स वाई ही वॉज अ हार्डेंट सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच। He used to say that कि I will die protecting your right for free speech even though I do not agree with your viewpoint. I don't remember the exact word, but this was the crux.
कि मैं तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करता, लेकिन तुम्हारे जो अधिकार है फ्री स्पीच का, उसको बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। एक नेक्स्ट स्कॉलर इज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी की बात की थी। आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स हैं सब लोग रीजनिंग दे रहे हैं कि गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या होना चाहिए, रूल कब लेजिटिमेट है, लोगों के पास क्या राइट्स होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। इन्होंने भी क्वेश्चन किया कि वाई women are not allowed to go outside to get educated, why they don't have the same rights just like their counterparts. She used reasoning, and because of all these things, people gained new ideas कि उनका जो सोशल लाइफ है वो कैसा होना चाहिए। अब लोग सोचने लगे, इनकी जो राइटिंग्स है उससे लोग इंस्पायर होने लगे, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि जो फ्रांस का सोसाइटी था वो पहले कैसा था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद उसमें क्या चेंज आया। फ्रांस में स्टेट सिस्टम चलता था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी था जिसको कि हम लोग प्रीस्ट। सेकेंड स्टेट में ड्यूक्स एंड अर्ल्स थे, ये नोबिलिटी होते जो जिनके पास हेरिडिटरी टाइटल्स होता था, इनके पास लैंड ओनरशिप होता था, इनके पास प्रिविलेजेस होता था। और थर्ड स्टेट में मासेस आते थे। तो जो फर्स्ट टू स्टेट्स थे उनके पास दुनिया भर का प्रिविलेजेस था। जैसे कोई ऑफिस है तो उसको सिर्फ कोई ड्यूक्स या अर्ल्स ही ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई और नहीं। क्लर्जी किंग को अपॉइंट करते थे, उनका तो सबसे ज़्यादा वैल्यू था। लेकिन जो मासेस थे उनको प्रिविलेज तो मिलता नहीं था, प्लस जितना भी टैक्सेस है वो सारा का सारा इनको पे करना पड़ता था। तो ये लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो वहाँ इसका मतलब कि उस समय का जो स्टेट सिस्टम था वो ऐसा था कि इनइक्वालिटी था। पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड था किंग के पास। तीसरा वहाँ पे मोनार्की रूल था। मोनार्की में भी एब्सोल्यूट मोनार्की। King used to claim that he has the divine right to rule over the people. तो जब एनलाइटनमेंट एरा के स्कॉलर्स ने ये बताया कि जो रूल कर रहा है उसका क्या ड्यूटी है, लोगों के पास क्या राइट्स होने चाहिए, रूल कैसे लेजिटिमाइज कर सकते हैं, इक्वालिटी की बात, तो लोगों ने उस टाइम के जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको चैलेंज किया। जो किंग के पास डिवाइन राइट रूल था उसको चैलेंज किया, उन्होंने क्वेश्चन किया चर्च को, रिलीजन को, एंड फाइनली दे एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ,
कि पहले ओल्ड ऑर्डर था, अब न्यू ऑर्डर आ गया। इसको एग्जाम्पल से देखते। ओल्ड ऑर्डर क्या था? वी हैड एब्सोल्यूट मोनार्की, नाउ वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किंग पहले जो कहता था वो फाइनल वर्ड हो जाता था, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, क्वेश्चन नहीं कर सकता है। लेकिन अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर में रह के काम करना है। दूसरा चेंज क्या आया कि पहले जो पावर था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। अब क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ पावर। पहले नेपोटिज्म चलता था, किसी को भी अपॉइंट करना है तो। अब मेरिटोक्रेसी आ गया। पहले स्टेट सिस्टम था, सोसाइटी वाज स्ट्रैटिफाइड इनटू 3 लेयर्स। अब इक्वालिटी आ गया है। ये जो एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सेपरेशन ऑफ पावर, मेरिटोक्रेसी, इक्वालिटी, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज मॉडर्निटी। यही मॉडर्निटी है। और ये मॉडर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एनलाइटनमेंट एरा की वजह से आया है। एनलाइटनमेंट एरा जो है वो रेनेसा की वजह से आया है। सो दीज ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। Next, we will study Industrial Revolution. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्रीकर्सर है वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि देयर वर सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको हमने चैलेंज किया और उसकी जगह न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के पहले सोसाइटी कैसा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद सोसाइटी में क्या चेंज आया। Before industrial revolution and after industrial revolution.
फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने के पहले जो सोसाइटी था उसमें कॉटेज इंडस्ट्री था. कॉटेज इंडस्ट्री. उसके बाद आ गया था लार्ज स्केल प्रोडक्शन. कॉटन इंडस्ट्री में क्या होता था कि घर में एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल स्केल पे कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन में अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और बहुत ही मास प्रोडक्शन हो रहा है. तो पहले होता था स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, अब मास प्रोडक्शन हो रहा है. हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग होता था, अब मैकेनाइज प्रोडक्शन हो रहा है. अब मशीन्स आ गए. उस समय का जो इकोनॉमी था उसे हम लोग सबसिस्टेंस इकोनॉमी कहते हैं. सबसिस्टेंस इकोनॉमी वो होता है कि जिसमें हम उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना कि हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. बहुत ही थोड़ा सरप्लस होता है, अगर होगा भी तो नॉर्मली नहीं होता है. बट अब क्या है, कमर्शियल इकोनॉमी. अब हम कोई भी चीज़ इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए. यहाँ पे हमें गोल था सर्वाइवल, अब हमें प्रॉफिट चाहिए. तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें चेंज आ रहा है. अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन, मैकेनाइज प्रोडक्शन, कमर्शियल इकोनॉमी. इसके वजह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें भी चेंज आ गया. पहले जो डिवीजन ऑफ लेबर था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, अब कॉम्प्लेक्स हो गया है. इसकी वजह से जो फैमिली सिस्टम है वो भी, उसमें भी चेंज आया है. पहले जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली हुआ करता था, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, मेन ऑक्यूपेशन उनका फार्मिंग रहता था. अब न्यूक्लियर फैमिली आ गया है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को ऐसे वर्कर चाहिए जो अपना टाइम दे सके. जॉइंट फैमिली में ये पॉसिबल ही नहीं है. प्लस जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वो तभी बूम करता है जब उसमें सेविंग हो और इन्वेस्टमेंट हो. जॉइंट फैमिली में तो सेविंग हो नहीं पाता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में वो सेविंग भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, उसके पास टाइम भी है, वो इमोशनल बॉन्डेज में नहीं फंसा है. तो न्यूक्लियर फैमिली फंक्शनल है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए, इसलिए फैमिली भी टूट गया. ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज मॉडर्निटी. यही मॉडर्निटी है कि न्यूक्लियर फैमिली आ गया है, कमर्शियल इकोनॉमी आ गया है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, मैकेनाइज प्रोडक्शन हो रहा है. तो अगर हम अभी समराइज़ करें तो किस किस तरह का मॉडर्निटी हो चुका है अब तक. रेनेसा की वजह से हुआ है इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी. इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी मतलब अब हमारे आइडियाज़ में चेंज आ गया. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है पॉलिटिकल मॉडर्निटी. एग्जाम्पल, पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था और अभी आ गया है
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है इकोनॉमिक मॉडर्निटी। एग्जाम्पल, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से हमने शिफ्ट कर गए कमर्शियल इकोनॉमी पे। तो मॉडर्निटी देख के तो लग रहा है कि बहुत ही रोजी पिक्चर है कि सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है, बट यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्निटी आने के बाद केओस आ गया था। जो सोशल ऑर्डर इतने समय से था वो डिस्टर्ब हो गया, न्यू प्रॉब्लम्स आ गए। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या था, उसका निगेटिव एस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का निगेटिव एस्पेक्ट क्या था, फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ। तभी सोशोलॉजी का इमर्जेंस हम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं। Just give me a minute. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया था कि जो किंग का जो डिवाइन राइट था उसको हमने चैलेंज किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके जो रिलीजन है, जो जिससे उसको सैंक्टिटी मिली, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लोग इतने ज़्यादा नाराज़ और गुस्सा थे रॉयल फैमिली से कि उन्होंने उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसको रीन ऑफ टेरर कहते हैं। जूस के खिलाफ उनके मन में नफरत था, जहाँ पे मिल रहा था उसको मार रहे थे, एंटी सेमिटिज्म आ गया था, हाई इंडिविजुअलिज्म। लोग सिर्फ अब अपने बारे में सोच रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि समाज में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। इतने ज़्यादा अकेले हो गए थे कि सुसाइड रेट बढ़ गया था, पहले इतना नहीं था। दीज आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसी तरह जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसका भी हम नेगेटिव बात कर सकते हैं। इंडस्ट्री बन गई थी तो उसमें से हमेशा धुआं निकलते रहता था, इसके से पॉल्यूशन हो रहा था। जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे उनको इतना कम सैलरी मिलता था कि उनका रहने को घर नहीं था। वो लोग फैक्ट्री के पास में झोपड़ी बना के रहते थे स्लम्स में। क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा हो गया था, पहले से भी ज़्यादा। वर्क जो है वो डिग्रेड हो चुका था। वर्कर्स को अब अपने काम में कोई मीनिंग नहीं दिखता था। प्लस उनसे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम कराया जाता था। वर्किंग आवर्स उनके रेगुलेटेड नहीं थे। कोई था नहीं उस टाइम पे ऐसा अथॉरिटी जो उनके ग्रीवांसेस को सुन सके। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स सोसाइटी में पूरा डिसऑर्डर आ चुका था। सो देयर वर सम स्कॉलर्स विच वर नॉट हैप्पी with this negative aspect of intellectual forces. This French Revolution, Industrial Revolution or Enlightenment era, we call this as intellectual forces. But इसका कॉन्सिक्वेंस इतना निगेटिव था कि मॉडर्निटी के साथ जो प्रॉब्लम्स आए उससे पूरा जो सोसाइटी में एक ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो
उसके रिस्पॉन्स में एक कुछ स्कॉलर्स आए जिसको कि हम लोग कहते हैं काउंटर एनलाइटनमेंट। ये वो स्कॉलर्स थे जो कि काउंटर कर रहे थे इंटेलेक्चुअल फोर्सेस को। इनका मानना था कि ये सही नहीं हुआ, ये जो हो गया, पहले का सोसाइटी अच्छा था, उसमें से कुछ का मानना है। कुछ लिबरल थे जो समझते थे कि अभी हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, और कुछ रेडिकल थे, उनका ये मानना था कि अब तो रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, तभी फिर से सोशल ऑर्डर वापस आ सकता है। सबसे पहले हम इसमें बात कर सकते हैं डी बोनाल्ड एंड डी मैस्ट्री की। ये कंजर्वेटिव स्कॉलर थे। इनका ये मानना था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उसने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसको क्वेश्चन कर दिया, जिसकी वजह से सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। तो हमें फिर से पास्ट में जाना चाहिए, उन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को, चाहे वो पैट्रियार्की हो या रिलीजन हो, उनको रिस्टोर करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो सोशल ऑर्डर फिर से वापस आ जाएगा। जो ऑगस्ट कॉम्टे था, उसने तो ये कहा था कि जो एनलाइटनमेंट है वो तो एक नेगेटिव फिलॉसफी है। उसने एक थ्योरी प्रपोज किया, पॉजिटिविज्म, जिसकी वजह से वो लॉज देना चाहता था सोशल वर्ल्ड। Positivism is a philosophy which believes that society is just like natural world, which is governed by some laws, and we can use the same scientific method that we use in the natural world, by which we can predict when social order and disorder will come. So he predicted that when all the people in the society, if they start thinking in scientific fashion, that time we can have सोशल ऑर्डर बैक। जिसको कि उसने जिसको उसने कहा था कि दिस इज साइंटिफिक स्टेज ऑफ सोसाइटी। ही गेव द लॉज ऑफ 3 स्टेजेस, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड साइंटिफिक स्टेज, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट यूनिट में बताऊंगा, साइंस वाले में, कि सोशोलॉजी साइंस है कि नहीं, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। थर्ड जो है हमारा कार्ल मार्क्स, जो सबका फेवरेट है और नहीं भी, ही वॉज वेरी रेडिकल। उसका तो ये मानना था कि सोशल ऑर्डर लाने का एक ही तरीका रिवॉल्यूशन। जब तक हम बुर्जुआसी कौन, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, और जो वर्किंग क्लास है उसको प्रोलिटेरिएट कहते हैं। तो जब तक वर्किंग क्लास कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेगा, यूनाइट नहीं करेगा, उसको वहाँ से हटा के नहीं फेंकेगा और ख़ुद का रूल इस्टेब्लिश नहीं करेगा, जिसको कि हम सोशलिज्म कहते हैं, और फाइनली कि खुद का रूल भी फिर हटा दे, सब लोग इक्वल हो जाए, तब तक सोशल ऑर्डर आ ही नहीं सकता है। These scholars were counter enlightenment. They were not happy with the modernity. उनका लगता था कि मॉडर्निटी को जितना हम बता रहे, रोजी पिक्चर पेंट कर रहे, उतना है नहीं, उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सो इनके जो आइडियाज़ थे उससे हमें प्राइमरीली 2 चीज़ देखने को मिल रहा है, एक कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट, एक रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। जो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट है उससे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डेवलप हुआ, और जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है उससे मार्क्सिज्म डेवलप हुआ। और इन दोनों से मिलके फाइनली वी गॉट सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। बट सोशोलॉजी क्यों आया? क्वेश्चन ये है कि उस टाइम हिस्ट्री था, एंथ्रोपोलॉजी था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमी था, फिर भी सोशोलॉजी हमें क्यों आया? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आए थे मॉडर्निटी के साथ, ये इतने नए थे कि उस टाइम के डिसिप्लिन्स इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, स्टडी नहीं कर पा रहे थे। हमें कोई ऐसा एक नया डिसिप्लिन चाहिए था जो कि इन सोसाइटी की इन प्रॉब्लम्स को एक नए लेंस से देखे। हमें जो देखने का नज़रिया था उसको चेंज करना था। देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू डिसिप्लिन, एंड with the ideas taken from counter enlightenment and other scholars, finally we developed a sociology discipline. इसके जो फाउंडर है उसको हम लोग ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं। ही इज़ द मेजर रीज़न वाई वी हैव सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन टुडे। Therefore it is said that sociology and modernity are 2 sides of same coin.
क्योंकि मॉडर्निटी नहीं आता तो सोशोलॉजी नहीं आता, और सोशोलॉजी मॉडर्निटी में कुछ है ही नहीं, वो मॉडर्निटी को ही स्टडी करता है। मॉडर्निटी की वजह से सोशोलॉजी आया है, लेकिन वो स्टडी भी उसको ही करता है। तो दोनों एक ही सिक्के दो पहलू हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म, इसको मैं अभी ब्रीफ में बता देता हूँ, आगे चल के मैं इसे ऑथर अच्छे से बताऊँगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मानना है कि सोसाइटी में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एजुकेशन, रिलीजन, कास्ट, रेस। हर एक स्ट्रक्चर का अपना अपना फंक्शन है, एंड ऑल स्ट्रक्चर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और सारे स्ट्रक्चर्स जब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं तो उससे सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम मोड में रहता है। जैसे कि हमारे बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, हार्ट्स, लंग्स, किडनी, हर एक का कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, और सब एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं, तो बॉडी हमारा सर्वाइव कर रहा है। बट यहाँ पे किसी भी ऑर्गन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसी तरह स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में भी यही होता है, वो ये नहीं बोलता है कि कोई स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मार्क्सिज्म, लेकिन मार्क्सिज्म से अलग हो जाता है। मार्क्सिज्म मानता है कि यस, सोसाइटी में देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जस्ट लाइक वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी, बट देयर इज़ वन स्ट्रक्चर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। वो इकोनॉमी को बोलता है। उसका मानना है कि इकोनॉमी ही है वो चीज़ जो सब कुछ डिसाइड करता है, यही मास्टर माइंड है हर चीज़ के पीछे। और मैं एक्सप्लेन करते टाइम कई जगह थोड़ा डिटेल में गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट नोट में जानबूझ के उसको ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि उतना नहीं चाहिए, वो बस समझने के लिए होता है। आपको वो याद रखना, जब मैं बताया था कि कितना पढ़ना है, कितना नोट्स बनाना है, कितना याद करना है, कितना लिखना है, वो कम 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 होते जाता है। तो हमें जो हमारा लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड टाइम है, उसको दिमाग में रख के पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोशोलॉजी वर्सेस अदर सोशल साइंस और सोशोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस इसको डील करूँगा, और कुछ PYQs देखेंगे। मैं टाइम तो भी देखा नहीं है कितना हो गया, बट आई विल जस्ट फिनिश माई लेक्चर नाउ। थैंक यू।